स्मिता और दीपा मॉल में बने सिनेमा हॉल से निकली तो अंधेरा छा चुका था। दोनों को पिक्चर खूब पसंद आई थी। साइंस फिक्शन की पिक्चर थी। हीरो के साथ दूर दराज के किसी ग्रह पर भटकते, स्पोर्ट्स पर बने तिलिस्मी महल में खलनायक के मशीनी दैत्यों से जूझते और मौत के चंगुल से निकलते हीरो को 3D में देखकर स्मिता जैसे अपने को हीरो की प्रेमिका मान बैठी थी। बत्तियां जली तो उसके पांव यथार्थ के ठोस धरातल पर आ टिके। स्वप्न संसार जैसे कपूर सा उड़ गया। स्मिता और दीपा सोच रही थी कि अब टैक्सी के लिए देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी या फिर डलहौजी स्क्वायर या मेट्रो तक पैदल चलना पड़ेगा। वह भी दूर ही था। ऊपर से काले बादल गहराते जा रहे थे। यदि कहीं तेज बारिश हो गई तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा और फिर सड़कों पर जमे पानी के दर्पण में कितनी देर तक भवनों और बत्तियों के प्रतिबिंब झिलमिलाते रहेंगे। रात को देर से घर पहुंचने पर मॉम डैड को ही नहीं बल्कि बिल्डिंग के गार्ड्स की भी तेज आंखों को भी कैफियत देनी पड़ेगी। स्मिता के मन में यही विचार घुमड़ रहे थे। उसकी बिल्डिंग क्या थी? एक अंग्रेजों के जमाने का खंडहर था जिसमें 20 परिवार रहते थे। एक गार्ड जरूर रखा गया था ताकि चंदा मांगने वाले या पार्टी के लोगों को आने से रोका जा सके। दीपा निश्चिंत होकर 2 पैकेट मिक्स खरीद चुकी थी। एक पैकेट स्मिता की ओर बढ़ाती हुई वह हंस दी। लो, यही चबा जब तक कार नहीं आती। तुझे तो कोई चिंता नहीं है ना? यहाँ मेरे घर पर पहुँचने पर ही कितनी पूछताछ शुरू हो जाएगी। यह शो देखना जरूरी था क्या? कितनी बार कहा था कि इतवार को दिन के शो में चलेंगे। तुझे तो इस साइंस फिक्शन का भूत चढ़ा था। स्मिता चिल्लाई। अरे भाई, शुक्रवार को यह पिक्चर बदल जाती। दीपा ने अपना तर्क पेश किया। पर अब भी घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तुझे तो कोई चिंता नहीं है पर मुझे हर जगह कैफियत देनी पड़ती है। स्मिता चिंतित हो उठी थी। किंतु दीपा इस तरह की चिंताओं से दूर थी। वह अपने परिवार से अलग रहती थी, इसीलिए पूरी तरह स्वतंत्र थी। दीपा के माँ बाप अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में रहते थे। दीपा यहाँ कोलकाता में पहले एक महिला हॉस्टल में कई वर्षों तक रही। फिर एक पुरुष मित्र के साथ दोस्ती होने पर दोनों ने आपस में एक लिव इन में रहना तय कर लिया था। वे स्वेच्छा से इस संबंध को समाप्त भी कर सकते थे, परंतु दीपा को विश्वास था कि उसका पार्टनर कभी उसके मुंह पास से नहीं निकल पाएगा। दीपा अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट थी। वह नौकरी करते हुए अपने परिवार व छोटे भाई बहनों की पढ़ाई के लिए अपने वेतन का बड़ा भाग भेज देती थी। स्वयं भी मजे से रह रही थी। उसके पार्टनर ने उसे एक कमरे का सुंदर फ्लैट किराए पर लेकर दे रखा था। सप्ताह में लगभग 3 बार वह उसके साथ रहता था। स्मिता ने इसी बात की ओर संकेत किया था। कभी कभी दीपा के उन्मुक्त और अंकुश रहित जीवन पर उसे ईर्ष्या होती थी। दोनों की स्थितियों में कितना अंतर था। दीपा की स्थितियों में कितना अंतर था। दीपा को आर्थिक दृष्टि से कोई चिंता नहीं थी। वह एक समर्थ पुरुष की प्रेमिका और एक तरह से उसकी पत्नी थी। इस तरह वह स्वतंत्र अस्तित्व की स्वामिनी थी। रोक टोक रहित जीवन व्यतीत करती हुई वह हर तरह से सुखी थी। दूसरी ओर स्मिता जैसे कुंवारी भावनाओं की उमंगों की लाश मात्र रह गई थी। कारखाने की एक दुर्घटना में हाथ कटने पर स्मिता के पिताजी जैसे जीते जी मृत से हो गए थे। अधूरी पढ़ाई छोड़कर टाइपिंग तथा शॉर्ट हैंड सीखकर उसने परिवार का जो जिम्मा कंधे पर उठाया था वह छोटी बहन व भाई की शादी के बाद भी नहीं उतरा था। अब वह हांफते और मुंह से लार गिराते थके टूटे बैल की तरह हो चुकी थी, जिस पर रोज छोटे भाई गैरी के तानों, माँ की ग्रोसरी की चिंता, छोटी भाभी के नए कपड़ों की मांगों व निरीह पिता की दवाइयों के लिए कांपते बढ़ते हाथों के कोड़े बरसते थे। स्मिता इसी में संतुष्ट रहना चाहती थी, परंतु कभी कभी दीपा व अन्य सहेलियों को देख सांसारिक सुख के सागर से कुछ पीने के लिए ललचा उठती थी। पर उसी शहर में अपने परिवार वालों की आंखों के आगे रहते यह संभव नहीं था। अचानक किसी कार के हॉर्न की तीखी आवाज से उसके ख्यालों को झटका लगा।
परिचित नंबर वाली एक यूएसबी सामने आकर रुकी। रमेश स्टीयरिंग पर बैठा उन्हें कार में आने का इशारा कर रहा था। स्मिता पहले तो सकुचाई, फिर घिरते हुए अंधेरे, वर्षा की रिमझिम और दीपा की कड़ी दृष्टि के संकेत ने उसे लिफ्ट स्वीकार करने पर विवश कर दिया। वैसे भी डर क्या था, वह तो है ही घोंचूसी। दीपा की खिलखिलाहट ने उसे इस बात का एहसास करवा दिया था। रमेश उसी की फैक्ट्री का असिस्टेंट मैनेजर था। सुना था कि गांव की जमीन जायदाद से भी उसे काफी आमदनी होती है। हंसमुख, सहृदय व लोकप्रिय होना शायद उच्च पद व धनी होने से संबंध रखता है। तभी तो रमेश इतने खुले दिल का और खुश मिजाज था। नहीं तो स्मिता के तबके के लोग कैसे डरे डरे दयनीय लगते थे। दीपा का घर पहले पड़ता था। उसे उतार कर रमेश स्मिता से उसके घर परिवार तथा इधर उधर की बातें करता रहा। उसके अपनत्व के कारण उसके संकोच की गांठें धीरे धीरे खुलती गई। अपना घर करीब आने से पहले ही उसने कार रुकवा ली। रमेश हाथ हिलाता हुआ चला गया। घुटने घुटने तक पानी में वह घर पहुंची। माँ ने चाय नाश्ता बनाकर सामने रख दिया। भाभी दांतों तले होठ दबाकर यह कहने से बाज नहीं आई, बड़ी देर कर दी स्मिता दी। हाँ, बारिश में फंस गई थी। स्मिता भला और क्या कहती, मगर आधे घंटे बाद जेरी, जिसका असली नाम जेमिनी रॉय था, ने आकर पूछा, गाड़ी मोड़ पर ही क्यों रुकवा दी दीदी? घर तक क्यों नहीं ले आई? पैदल आने की क्या जरूरत थी? अब कहीं जाकर स्वयं अपने ढंग से जीवन जी सकेगी। जीवन के इस मोड़ पर आकर कौन उसकी मांग भरकर विधि विधान से 7 फेरे लेकर उसे दुल्हन बनाएगा? जो मिल रहा है वही सही। उसकी जान पहचान की कितनी ही लड़कियां इस तरह लिव इन में रहकर प्रसन्न थीं। अगर वो भी ऐसा कर ले तो क्या हर्ज है? रमेश जैसा भला आदमी उसे फिर कहाँ मिलेगा और फिर वह अपने परिवार के दुखों से भी छुटकारा पा लेगी। एक पल में स्मिता यह सब सोच गई। रमेश ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। देख लो, तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। बच्चों के कारण पत्नी से पीछा नहीं छुड़ा सकता, नहीं तो किसी तरह उसे तलाक देकर आज ही तुम्हारे साथ विवाह कर लेता। उस गंवार से मुझे अशांति के सिवा और मिलता ही क्या है? सुख के लिए सिर्फ तुम्हारे आगे ही हाथ फैला सकता हूँ। सुख से उसका आशय मानसिक था या शारीरिक, स्मिता समझ नहीं पाई। उस समय वह उसे समझना भी नहीं चाहती थी। न्यू अलीपुर में मेरे एक दोस्त का फ्लैट खाली है। 1 वर्ष के लिए वह विदेश गया हुआ है। उसकी चाबी मेरे पास ही है। फिलहाल तुम उसी में रह लेना। बाद में मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा फ्लैट ले लूँगा। रमेश ने बिल चुकाया और दोनों बाहर आ गए। उसे उसकी गली के मोड़ पर छोड़कर वह चला गया। लेकिन उस दिन घर पहुंचने पर जेरी के कटाक्ष करने पर भी उसे क्रोध नहीं आया। सोचा बस थोड़े दिन और कह ले जो भी मन में आए, अब उसे क्या परवाह है। शनिवार को छोटी बहन इमामी मॉल में चल रही एक फिल्म के 2 टिकट ले आई। दोनों दोपहर का शो देखने चली गई। शो शुरू होने में अभी कुछ देर थी। दोनों पास की दुकानों में कुछ खरीदारी करने निकल गई। क्यों दीदी, जो कुछ मैंने सुना है वह ठीक है? छोटी बहन पूछ बैठी। स्मिता कुछ नहीं बोली, मुस्कुरा भर दी। उसने सोचा कि अब धीरे धीरे इन लोगों को बता ही दे कि वह बेचारी स्मिता नहीं रह गई। तभी उसकी दृष्टि सामने के कार पार्क पर जा पड़ी। रमेश कार का शीशा बंद कर रहा था। पास ही आधुनिक वेशभूषा में सुसज्जित कोई महिला खड़ी थी। रमेश के साथ ही शायद उसके कोई मित्र दंपत्ति थे। स्मिता ओट में हो गई। रमेश के मित्र हंसकर कह रहे थे, आज आप कैसे पकड़ में आ गए? भाई, आशा ने टिकट बुक कर रखे थे सो आना ही पड़ा। मुझसे अगर बुक कराने को कहती तो यह रमेश की पत्नी है। आधुनिकता के अभिमान से भरी पूरी वह पति को उलाहना दे रही थी और मानसिक अशांति की दुहाई देने वाला स्मिता का अधेड़ प्रेमी खीसे निपोड़ रहा था। उफ, इतना झूठ सोच स्मिता ने माथा थाम लिया। क्या हुआ दी? छोटी बहन घबरा गई। कुछ नहीं, यूं ही चक्कर सा आ गया था। स्मिता ने अपने आप को संभाला
फिर पिक्चर में क्या दिखाया गया उसे कुछ भी याद नहीं रहा। वह तो किसी और ही उधेड़-बुन में पड़ी हुई थी। सोमवार को दफ्तर पहुंचने पर पता चला कि रमेश दौरे पर चला गया है। स्मिता को राहत मिली। वह अभी उसका सामना नहीं करना चाहती थी। साथ ही समाचार मिला कि दीपा नर्सिंग होम में भर्ती है। दीपा पास के ही दफ्तर में काम करती थी। शाम को स्मिता रजनीगंधा के फूल खरीदकर उसे देखने पहुंची। दीपा का मुख एकदम पीला पड़ चुका था। क्या हो गया अचानक? स्मिता उसे देखकर घबरा गई। कुछ नहीं, अपनी भूल का दंड भुगत रही हूँ। स्मिता का दिल जोरों से धड़कने लगा। दीपा के मैत्री करार का क्या यही परिणाम था? पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता। कमरे में अब कोई और नहीं था। नर्स दवा देकर चली गई थी। दीपा धीरे धीरे बताने लगी कि लिव इन की ओट में उसके साथ कितना भयानक खिलवाड़ किया गया। वह अपने पुरुष मित्र की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना सर्वनाश कर बैठी। प्रारंभ में तो सब ठीक ठाक चलता रहा। बचपन में खेले घर घर का सपना साकार हो गया, परंतु धीरे धीरे मन भरने पर उसके मित्र की उकताहट साफ जाहिर होने लगी। वह तो पैसों के बल पर महज एक खेल चल रहा था जो जल्दी खत्म हो गया। मुझे 3-4 महीने पुरुष संसर्ग का सुख मिला, परंतु इसके लिए कितना भारी मूल्य चुकानी पड़ी। अब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो वह पल्ला झाड़कर अलग हो गया। परंतु यह लिव इन भी तो कानूनी हो जाता है। वह इसकी जिम्मेदारी से कैसे इनकार कर सकता है? स्मिता गुस्से में उबल पड़ी। अब मैं कहाँ कचहरी के चक्कर लगाती फिरूं? इसमें मेरी ही बदनामी होगी। वैसे ये कहने की बातें हैं, कानून की दृष्टि में हमारा लिव इन अरेंज टेम्पररी है, जिसकी कोई अहमियत नहीं है। कोई कोर्ट रिलीफ दे देता है, कोई खड़ूस जज भगा देता है। जब मुझे गर्भ ठहर गया तो वह मुझे इसे जान छुड़ाने को कहने लगा। माना हम कानूनी तौर पर पति पत्नी नहीं थे, केवल मित्र थे, पर मेरी तो यह पहली संतान थी। मैं कैसे राजी हो जाती? परंतु वह कहने लगा कि अभी बच्चों का झंझट क्यों पालती हो, एक बार अपने झमेले से निकल लूं, फिर तुम्हारे साथ बच्चे होंगे तो उनका जन्मदिन मनाएंगे। बाप का नाम कौन देता? दीपा तकिए में मुंह गड़ाकर सुबकने लगी थी। स्मिता उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। अचानक उसे लगा कि दीपा के स्थान पर वह स्वयं सुबक रही है। वह भी तो उसी की तरह बिना आगा पीछा सोचे क्षणिक सुख के पीछे अंधी खाई में कूदने जा रही थी। 4 दिन की चांदनी रातें ढलने के बाद वह भी इसी तरह किसी नर्सिंग होम में सिसकेगी, दूसरे मातृत्व के कारण तड़पेगी। नहीं, उसे मांगा या छीना हुआ या भीख में मिला हुआ गृहस्थ जीवन नहीं चाहिए। यह तो कुएं से निकलकर खाई में कूदने वाली बात होगी। उसके घर और परिवार के लोग जैसे भी हो, उसके अपने तो हैं। उसने मन ही मन कहा। जाने कैसे अपने पैरों को घसीटकर वह घर तक पहुंची। गली में बहुत भीड़ जमा थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि जेरी घबराया सा अंदर के कमरे में बैठा था। पता चला कि उसके दोस्तों ने मामूली गहने छीनने के लिए किसी भद्र महिला के घर में घुसकर आक्रमण कर दिया था। वह स्त्री शोर मचाकर लोगों को जमा करने में सफल हो गई थी, नहीं तो शायद वह अपनी जान से भी हाथ धो बैठती। वे लड़के जेरी को भी साथ ले जाना चाहते थे, परंतु उसने साफ इनकार कर दिया था। अब पुलिस उसके दोस्तों से पूछताछ कर रही थी। जेरी डर रहा था कि कहीं शक में वह भी ना पकड़ लिया जाए। अब वह पहले वाला झगड़ालू और बात बात पर बड़ों का अपमान करने वाला जेरी नहीं रह गया था। वह डरा सहमा छोटा सा बच्चा लग रहा था। स्मिता ने धैर्य बंधाया। तू क्यों बेकार डर रहा है? कह देना मुझे कुछ नहीं पता बस। दीदी की बात से जेरी कुछ संभला। आखिर वह था तो अभी किशोर ही। उसने रोते रोते कहा, मुझे माफ कर दो दी, अब बुरी संगत में कभी नहीं बैठूंगा। रोज स्कूल जाऊंगा और मन लगाकर पढ़ूंगा। स्मिता उसे प्यार से एक चपत लगाकर कपड़े बदलने चली गई। यही उसका अपना घर था, अपना संसार था। यहाँ जिम्मेदारियां थी तो अपनत्व का सुख भी। स्वर्णमृग के पीछे वह कहाँ पगली सी भाग रही थी। अच्छा हुआ जो जल्दी होश आ गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।